हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएस। और आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा आरएस मेन पेपर 4, आरएस मेन पेपर 4 हिंदी। और हिंदी में हम आज यहाँ पे शुरू करेंगे उपसर्ग। हिंदी में हम शुरू करेंगे उपसर्ग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा को समझेंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा कहती है वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व या पहले में जुड़कर, वे शब्दांश शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, या विशिष्टता, लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी समझ में पहली चीज़ आ रही है कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं, और ये किसी भी शब्द के पूर्व में लगते हैं, यानी कि पहले लगते हैं, और लगने के बाद में उस शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन कर देंगे वो, या फिर उस शब्द में विशिष्टता ला देते हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन करेंगे और किस प्रकार से वो विशिष्टता लाते हैं शब्दों के अर्थ में। इस चीज़ को हम समझेंगे। उपसर्ग यानी कि शब्दों के पूर्व में लगते हैं, शब्दों के पहले लगते हैं, और ये शब्दांश होते हैं। अब परिवर्तन किस प्रकार से लाते हैं, जैसे हम शब्द लिखेंगे, यहाँ पे एक शब्द है शुद्ध, और एक शब्द लिखेंगे यहाँ पे मान, एक शब्द लिखेंगे यहाँ पे ज्ञान, और एक शब्द लिखेंगे घोष। ठीक है। अगर शुद्ध के आगे अगर हम उपसर्ग अ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अशुद्ध, यानी कि शुद्ध के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, ये हो गया अशुद्ध। अगर इसके आगे अगर हम मान के आगे अप लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अपमान। अपमान करना किसी का और मान करना, दोनों में ही अर्थ में परिवर्तन आ गया। ज्ञान के आगे अगर अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो अज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी ज्ञान का बिल्कुल परिवर्तन हो गया अर्थ। घोष के आगे अगर अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो ये अघोष हो जाता है, इस तरीके से हम कहते हैं कि उपसर्ग, ये जो उपसर्ग हैं ये शब्दांश होते हैं, और ये किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे हमें परिवर्तन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, विशिष्टता किस प्रकार से लाते हैं। यही शब्द शुद्ध है, शुद्ध के आगे अगर वी उपसर्ग लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा विशुद्ध। इसके जो अर्थ है विशुद्ध का, उसमें विशिष्टता आ गई, वो विशुद्ध हो गया। शब्द है मान, मान के आगे अगर हम सम उपसर्ग लगा दें तो ये हो जाएगा सम्मान, यानी कि विशिष्टता आ गई इसके अर्थ में। ऐसे शब्द हमने ज्ञान लिया, ज्ञान के आगे अगर हम वी उपसर्ग लगा देते हैं तो ये विज्ञान हो जाता है, इसके अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। इसी प्रकार से घोष जो शब्द है उसमें अगर हम स उपसर्ग लगा देते हैं तो यहाँ पे ये सघोष हो जाता है, इसके अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। इस तरीके से हमने ये समझा कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्दांश होते हैं, और ये किसी भी शब्द के अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसमें विशिष्टता ला देते हैं। यही इसकी परिभाषा कहती है। अब हम देखेंगे उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उपसर्गों के प्रकार, उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है, उसको हम बोलते हैं संस्कृत के उपसर्ग। दूसरे प्रकार का जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं विदेशी उपसर्ग। ये जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं इनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। ये तत्सम होते हैं, ठीक है, ये होते हैं तत्सम। और जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो होते हैं तद्भव। और जो विदेशी उपसर्ग होते हैं
वो विदेशी होते हैं, ये आगत शब्द होते हैं। आगत यानी कि विदेशी भाषा से ग्रहण किए गए होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या होती है 22। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। जबकि हिंदी के उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग 14 उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह विदेशी उपसर्ग भी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन तकरीबन 19 उपसर्गों का अध्ययन करते हैं। ये संख्या फिक्स है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, हिंदी के तकरीबन 14 होते हैं और विदेशी उपसर्ग तकरीबन 19 होते हैं। या फिर अगर हम इनकी संख्याओं को ना पढ़ें तो भी ठीक है कि हिंदी, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कितने उपसर्ग, केवल इसी की संख्या फिक्स है कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। अब 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं संस्कृत के, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक उपसर्ग का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला जो उपसर्ग होता है संस्कृत का, अब आ से शुरू हो रहे हैं, अप, दूसरा अनु, तीसरा अव, चौथा अभि, अधि, अभि, अधि, अपि, अति, अति। आठवां है आपका आ, उद, उत, आ, उद, उत। 10वां उप, दुस, दुस, दुर, दुर, दुर के बाद में नि, निस, निर, निस, निर, और निर के बाद में आपका प्र, प्र उपसर्ग। 17वां है प्रति, परा, परि, वे, सम, सु, सम और शु। ये होते हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग। अप, अनु, अव, अभि, अधि, अपि, अति, आ, उद, उत, उप, दुर, दुष, नि, निस, निर, प्र, प्रति, परा, परि, वि, समसु। इस तरीके से संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद हम लेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखते हैं कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद एक एक करके हम उपसर्गों को लेंगे। हिंदी के उपसर्गों में पहला उपसर्ग अ, उन, अध, अन, ओ, क या कु, दु, नि, नी के बाद में बहु, बहु के बाद में बिन, भर, स या सु, अब, पर। ये होते हैं हिंदी के उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे विदेशी उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग तकरीबन 14 उपसर्ग हैं। अ, उन, अध, अन, औ, क, कु, दु, नि, बहु, बिन, भर, स या सु, अव, पर। ये हिंदी के, इनको तत्सम कहते हैं, तकरीबन 14 होते हैं। इसके बाद हम विदेशी उपसर्गों को देखें तो विदेशी उपसर्गों में उपसर्ग आते हैं। पहला विदेशी उपसर्ग है अल, कम,
खुश, गैर, गैर के बाद में दर, ना, ब, बे, बद, बद, हर, हम के बाद में ला, सब के बाद में डिप्टी, वॉइस, जैसे वाइस चांसलर जैसे होता है। इसके बाद में जनरल और 17वां है आपका चीफ। इस तरीके तकरीबन 17 उपसर्ग हम विदेशी उपसर्गों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक एक उपसर्ग लेते हैं और विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम उपसर्ग लेंगे, एक उपसर्ग है पहला अन और अन, ये है हलंत और ये है बगैर हलंत का। अब हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम कहाँ पे इस अन का उपयोग करें और कहाँ पे हम इस अन का उपयोग करें। तो इसको हम समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से, लेकिन पहले हम ऐसे समझते हैं कि ये जो अन है, ये इस अन का प्रयोग तब किया जाएगा जब इसके बाद में व्यंजन दिया हो। इस अन के बाद में अगर पहला शब्द व्यंजन होता है तो हम इस अन का उपयोग करते हैं, और इस अन का उपयोग जब किया जाता है जब पहला जो शब्द है वो स्वर हो। ठीक है, तो इस तरह का मेल होने पर ये वाला अन और इस तरह का मेल होने पर इस वाले अन का उपयोग करेंगे। अब हम इसको उदाहरणों से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे पहला हम उदाहरण लेते हैं, शब्द है अनादर। तो उपसर्ग करने से पहले हमें पता है कि यहाँ पे अन है और यहाँ पे आदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखा कि यहाँ पे स्वर है, तो स्वर आने पे हमें इस अन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने हलंत लगा दिया, ये हो गया शुद्ध अन और आदर। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अनागत। पहले हम हलंत नहीं लगाएंगे, हम बाद में देखकर हलंत लगाएंगे, अन प्लस आगत। अब यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा, ये वाला अन आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, अनमोल। अनमोल, अन प्लस मोल। अब यहाँ पे हमने देखा कि व्यंजन है तो व्यंजन के साथ में इस अन का उपयोग होगा, यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा, इस अन का उपयोग होगा। चौथा एग्जाम्पल लेंगे, अनर्थ। अन प्लस अर्थ। अब यहाँ पे स्वर है, अगर यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस अन को हमें डिफाइन करना है कि अगर स्वर है तो हलंत वाला अन, व्यंजन है तो बगैर हलंत वाला अन का प्रयोग होता है यहाँ पे। अब हम पांचवा एग्जाम्पल देखें इसका, अनावश्यक। अनावश्यक, तो अन प्लस आवश्यक। अब यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। छठवां एग्जाम्पल, अनंत। अन प्लस अंत, यहाँ पे स्वर है तो यहाँ हलंत लग जाएगा। सातवां, अनजान। अन प्लस जान, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। आठवां एग्जाम्पल, अनवन। अन प्लस बन, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। नौवां एग्जाम्पल, अनधिकार। अनधिकार, अन प्लस अधिकार। अन प्लस अधिकार, यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे अन लगेगा। 10वां एग्जाम्पल लेंगे, अनभिज्ञ। तो यहाँ पे होगा अन प्लस अभिज्ञ। अभिज्ञ, यहाँ पे अ है
स्वर है तो यहाँ पे व्यंजन ये होगा, हलंत लगेगा, हलंत वाला अन आएगा। 11वां अपना एग्जाम्पल है अनमोल। अनमोल, अन प्लस मोल, अगर यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे बगैर हलंत का अन आएगा। 12वां अनबन, अनबन तो हो गया। अनपढ़, अन प्लस पढ़, अब यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे बगैर हलंत का अन आएगा। इस 13वां एग्जाम्पल अनंग, अन प्लस अंग, यहाँ पे अगर स्वर है तो यहाँ पे हलंत आ जाएगा। 14वां एग्जाम्पल अनंतर, अन प्लस अंतर, अन प्लस यह यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। अभी और आगे और ये एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। पंद्रहवां एग्जाम्पल है अनद्यतन। अनद्यतन, इसमें है अन प्लस अद्यतन, तो यहाँ पे अगर स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। 16वां एग्जाम्पल अनध्याय। अन प्लस अध्याय, अन प्लस अध्याय, यहाँ पे अगर स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा, हलंत वाला अन आएगा। अन कहा, उदाहरण है अन कहा। अन प्लस कहा, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे बगैर स्वर का अन आएगा, बगैर हलंत का। जहाँ पे स्वर होता है वहाँ तो हलंत वाले अन का उपयोग करते हैं, जहाँ पे व्यंजन होता है वहाँ पे बगैर हलंत वाले अन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे व्यंजन है तो हम यहाँ पे हलंत नहीं लगाएंगे। शब्द है अन खाया। अन खाया, तो अन प्लस खाया, अन प्लस खाया, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। इसके बाद में 19वां एग्जाम्पल है अपना अन खाया के बाद में अन खुला। अन खुला, तो यहाँ पे है अन प्लस खुला, क्योंकि ये व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। 20वां एग्जाम्पल हम करेंगे अनगढ़। अनगढ़, अन प्लस गढ़, यहाँ व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। 21वां एग्जाम्पल अनपेक्षित। अन प्लस अपेक्षित, अब यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। 22वां एग्जाम्पल अनभिज्ञ। अन प्लस अभिज्ञ, यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा, हलंत वाला अन आएगा। 23वां एग्जाम्पल अनभयस्त। अनभ्यस्त, तो यहाँ पे अन है प्लस अभ्यस्त, अगर यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। 24वां एग्जाम्पल है अपना अनर्थ। अन प्लस अर्थ, यहाँ स्वर है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। 25वां एग्जाम्पल है अपना अनवधान। अनवधान, अन प्लस अवधान, यहाँ पे आ है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। 26 अनदेखा, यहाँ पे अन प्लस देखा, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। 27 अनपढ़, अन प्लस पढ़,
यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। 28 अनमेल, अन प्लस मेल, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। इसी तरह अनमोल, अन प्लस मोल, यहाँ पे व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। इस तरीके से अन से संबंधित 2 उपसर्ग होते हैं और इन दोनों का अर्थ ही, इस अन का अर्थ भी नहीं होता है और इस अन का अर्थ भी नहीं होता है। केवल हमें इसका प्रयोग कहाँ पे करना है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये जो हलंत वाला अन का उपयोग हम जब करते हैं जब इसके आगे स्वर होता है, जैसे ये है अनर्थ है, यहाँ पे स्वर है तो हमने हलंत वाला प्रयोग किया। और ये वाला जो अनुपयोग, जब अन का प्रयोग जब किया जाता है जब व्यंजन होता है, जैसे यहाँ पे व्यंजन है तो हमने ये वाले अन का प्रयोग किया। तो इस तरीके से ये उपसर्गों का हमारा पहला भाग है और आज के उपसर्गों की जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम अगले उपसर्गों का विस्तार पूर्वक इसी तरह अध्ययन करेंगे और उपसर्ग किस तरीके से निकाले जाते हैं इसी पे हम विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको हमारी क्लासेज पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपको कमी लगती है या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।